लाइव की मोना, प्रीति कुमारी, रॉकी ठाकुर, रजत कुमार, सबको गुड इवनिंग। रजत कुमार बोल रहा है क्लास नहीं चल रहा है गुरुजी। क्लास तो अभी शुरू हुआ है अब चलेगा ना। चंदन जी, दीपक कुमार चौरसिया ऑनलाइन, सभी लोग हैं, सभी लोग लाइव आ गए हैं। आ जाइए, तो कमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाइए। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। ज्योति, ममता, नेहा, मुकेश, राकेश, राहुल, अंकित, रविराज, मनीषा, विशाल, सबको गुड इवनिंग। चलिए, क्लास चल रहा है ना जी। हाँ, एक लड़का काहे कि बोला था, देख लीजिएगा। इन्हें हम मैथ का क्लास गुरुजी। अच्छा ठीक है, मैथ भी पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे मैथ रीजनिंगो हम ही पढ़ाएंगे मैथ मेरा भी ठीक था, समझे, लेकिन अब आता ना है, अब भूल गए। चलिए आ जाइए। अब तो एक बात बता देते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म होने वाला है, इस सप्ताह में खत्म हो जाएगा। आज एक क्लास होगा, इसके बाद 2 क्लास और होगा। ऐसे तो सामान्य तौर पर और सब बैच में आज जितना पढ़ाएंगे उतना ही पढ़ा करके छोड़ दिए हैं, लेकिन आपके बैच में जो है सब चीज पढ़ा देंगे। इस सप्ताह में प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म, ठीक है। अगले सप्ताह सोमवार से मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत करेंगे, ठीक है। हाँ जो लोग करेंट के लिए कमेंट कर रहे हैं, करेंट के लिए नोटिफिकेशन आने के बाद जो है करेंट के विषय में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए पेपर में दिया है नोटिफिकेशन जून में आएगा। देखिए करेंट का मसला क्या है कि जब परीक्षा होता है ना, जिस डेट में परीक्षा होता है ना, उससे 1 साल पहले का करंट पढ़ना होता है। तो अगर नोटिफिकेशन जून जुलाई में आता है तो परीक्षा नवंबर दिसंबर में होगा, तो पूरे 2022 के करंट को पढ़ना है, 2023 के करंट को पढ़ना है, 2023 के करंट को आपको पढ़ना है। और परीक्षा डेट से 6 माह पहले के करंट को काफी गहराई से जाकर पढ़ना है, उसके पहले 6 माह को ऊपर ऊपर से पढ़ना है। तो इसलिए करंट के विषय में हम आपके साथ अभी चर्चा नहीं करते हैं। तो नोटिफिकेशन आने के बाद करंट के विषय में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। करंट का रिजल्ट में बहुत अहम रोल होता है, ये बात हमको मालूम है। तो आपको जो है ये सब बात नहीं याद दिलाना है, फिर भी हमको याद रहेगा। और ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन डाल दीजिए एंशिएंट हिस्ट्री का। अच्छा डाल देंगे ना। देखिए एंशिएंट और मेडिवल में हम ऑब्जेक्टिव नहीं करवाएंगे, लेकिन जब मॉडर्न में जाएंगे ना तो मॉडर्न में ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, क्योंकि एंशिएंट और मेडिवल उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण मॉडर्न है। जैसे मॉडर्न में हम आपको क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, एंशिएंट में क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं। मेडिवल में भी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही पढ़ाएंगे, लेकिन जब मॉडर्न में इंटर करेंगे तो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों, क्योंकि मॉडर्न ज्यादा महत्वपूर्ण है, समझ गए। तो जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वहां पे ज्यादा फोकस करना है, जो कम महत्वपूर्ण है उस पर कम फोकस करना है। तो एंशिएंट और मेडिवल कम महत्वपूर्ण है मॉडर्न के तुलना में। महत्वपूर्ण सब है लेकिन मॉडर्न के तुलना में कम महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां पर ऑब्जेक्टिव हम नहीं करवा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है डलवा देंगे। या फिर अगर फाउंडेशन बैच में करवाएंगे तो वो वीडियो हम आप लोग में अपलोड करवा देंगे क्वेश्चन आंसर का। ये जो कहिएगा आप क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, एंशिएंट मेडिवल में हम नहीं करवाएंगे,
ठीक है, एंशिएंट मेडिवल में नहीं करवाएंगे, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, सिलेबस भी आगे खींचना है। चलिए अब आ जाइए, अब बात उत हो गया है। सर अभी भी जो क्लास होता है उसका रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चलता है, आप एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए, एकदम चलेगा। स्टूडेंट पढ़िएगा तो काहे नहीं बनिएगा, पढ़िएगा तो हर कोई बन सकता है। सिलेबस चेंज होने वाला है क्या सर? अरे सिलेबस चेंज भी होगा तो यही सब पूछेगा, अकबरे बाबर पूछेगा, आप काहे टेंशन लेते हैं, ठीक है। या फिर सिलेबस अगर चेंज होगा तो देखिए करेगा क्या, जीएस का तो जो सिलेबस है वही पूछेगा, सिलेबस चेंज होगा तो मैथ रीजनिंग थोड़ा सा ज्यादा कर देगा, यही चेंजिंग करेगा और बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि जो पूछ रहा है वो नहीं पूछेगा बल्कि कुछ और पूछने लगेगा। अरे जो जीएस है, जो इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था है, जो करंट है वही ना पूछेगा जी। तो सिलेबस चेंज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और सिलेबस चेंज कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, और होगा तो सबके लिए होगा, ऐसा थोड़े कि सिर्फ आपके लिए होगा, सबके लिए होगा। और जब भी किसी भी परीक्षा में सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो जो पहला बार परीक्षा होता है, सिलेबस चेंज होने के बाद जो पहला बार परीक्षा होता है वो बहुत आसान होता है, समझ गए, उसका क्वेश्चन बहुत आसान होता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। ऐसे अभी तक तो सिलेबस चेंज होने की कोई जानकारी है नहीं। गुरुजी हमारा क्लास नहीं चल रहा है रोहतास जिला में, क्या कुछ हुआ है क्या? ओ वो थी रामनवमी का कुछ हुआ है क्या? देखिए जानते हैं इसी सब कारण हम क्लास बंद कर दिए थे, डर लगता है। अब इतना घटना हुआ है ना हमारे साथ कि अब हमको घटना होने से डर लगता है तो इसलिए तो ये बात है। चलिए अब आइए, मैथ में 0 है सर, ठीक है हीरो बना देंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ बिट्टू सर करवाते हैं, बिट्टू सर तो बायोलॉजी में करवाएंगे, केमिस्ट्री में भी करवाएंगे, फिजिक्स में भी करवाएंगे, हम नहीं करवाएंगे, हम सिर्फ मॉडर्न में करवाएंगे, पॉलिटी में करवाएंगे, ज्योग्राफी में करवाएंगे, एंशिएंट मेडिवल नहीं करवाएंगे, उतना जरूरी है नहीं। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, समझ गए, नहीं जानते हैं ये बात? चलिए अब हो गया, आज बहुत बात हो गया। आइए अब पढ़िए। अरे मार्कर कहाँ है? जाओ, क्या है, क्या है टॉपिक? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। अच्छा पिछला क्लास में जो पढ़े हैं, पिछले क्लास में जो पढ़े हैं, 2-4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में क्या एगो शंकराचार्य पढ़े थे और एगो पल्लव पढ़े थे, कुछ याद है कि खा पी करके पचा दिए? पचा दिए ना? हाँ आराम से पचा दिया कीजिए। बताइए 2-4 गो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारबी, भारबी किसके दरबार में रहता था? सिंह। इसके बाद आगे बताइएगा, किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन? भारबी। किरातार्जुनीयम के रचयिता भारबी। मत विलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम। चलिए आगे बताइएगा, आगे बताइएगा, किस पल्लव शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। रथ मंदिर का निर्माण किस शासक के समय काल से होना प्रारंभ हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम। इसके बाद कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन। पल्लव वंश के अंतिम शासक कंप वर्मा। शंकराचार्य ने जो है आपको जो दर्शन दिया है उस दर्शन को क्या कहा जाता है? अद्वैत दर्शन। क्या कहा जाता है? अद्वैत दर्शन।
कपट बुद्ध या प्रछन्न बुद्ध किसे कहा जाता? शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था? केरल के कलादी में, केरल के कलादी में हुआ था। इसके बाद आगे बताइएगा कि शंकराचार्य ने भारत के 4 भागों में पीठ स्थापित किया था। उत्तराखंड में बद्रीनाथ पीठ, कर्नाटक में श्रृंगेरी, और इसके बाद जो है गुजरात के द्वारिका में शारदा, ओडिशा के पुरी में गोवर्धन, गोवर्धन पीठ। यही सब बात न पढ़ाए थे, तो याद तो है आप लोग को, बढ़िया विद्यार्थी हैं आप लोग। देखिए, आ जाइए अब बोर्ड पे, पूरा कंसंट्रेट हो जाइए, चीजों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम जो पैसा लेते हैं ना, हम पैसा समझाने का लेते हैं, हम सही बता रहे हैं। और आगे जो है हम अपने पे मेहनत कर रहे हैं, समझाने के स्तर में और वृद्धि करने जा रहे हैं। अभी जैसे समझाते हैं उससे बेहतर और समझाएंगे, उसके बाद जो है तब फी बढ़ाएंगे। चलिए अब आइए राष्ट्रकूट वंश। बहुत विद्यार्थी हमको कॉल मैसेज करते रहता है, सर जो भी पर्व आता है सब में, सर फलना पर्व में छूट दे दीजिए, चिल्ला पर्व में छूट दे दीजिए। देखिए, हमको ऐसा लगता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इतने का है तो हम उतना में देते हैं। जिस रोज हमको लगेगा कि मेरा प्रोडक्ट 50,000 का हो गया, उस रोज हम 50,000 में बेचेंगे, समझ गए? तो अभी हमको सिर्फ लगता है 5,000 का मेरा प्रोडक्ट है, इसीलिए 5,000 में बेचते हैं। आगे और मेहनत कर रहे हैं अपने पर, आगे प्रोडक्ट का कॉस्ट और बढ़ेगा। ऑफर के चक्कर में मत रहिएगा आप लोग। जैसे देखिए, हम लोग बहुत संतुलित होकर के काम करते हैं। जैसे सुबह वाला टेस्ट में हम कुछ नहीं ले रहे हैं आपसे, हमको घाटा लगेगा उसमें। प्रत्येक दिन 3 पेज मिलता है आपको, 3 पेज मिलता है, जाकर के देखिए 1 महीना में कितना हो जाएगा, घाटा लगेगा उस टेस्ट में। खैर उससे मतलब नहीं है। तो उस टेस्ट का एकमात्र मकसद है क्या जानते हैं? विद्यार्थी जो है पर डे 100 क्वेश्चन बनाए परीक्षा के पैटर्न का, एक क्वेश्चन उसको बार बार आए, ताकि वो परीक्षा में जाकर के गलती ना करे। और जानते हैं वो जो टेस्ट है, भले वो 100 रुपया, भले हमको उसमें घाटा लगेगा, लेकिन वो टेस्ट रिजल्ट देगा संस्थान में। आप देख लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं, समझ गए? उस टेस्ट से बहुत रिजल्ट आएगा। आने वाले, अभी वैकेंसी भी नहीं आया है, लेकिन वैकेंसी आने से पहले हम बोल रहे हैं सबसे ज्यादा रिजल्ट उस टेस्ट से आएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। एडमिशन नहीं हुआ है तो आगे दूसरा टेस्ट आएगा, उसमें एडमिशन लीजिएगा। अब दूसरा आएगा, जल्दी आएगा। आइए अब पढ़ते हैं। देखिए, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए सिलेबस कंप्लीट होने का। सिलेबस कंप्लीट हो गया तब टेस्ट मारिए ना, तब टेस्ट मार, दबा करके टेस्ट मारिए तब सिलेबस, लेकिन पहले कंप्लीट होने दीजिए। कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट तो जरूर होना चाहिए, तब आपको टेस्ट मारना चाहिए। नहीं तो देखिए होता क्या है, टेस्ट मारिएगा, मार्क नहीं आएगा, डिमोटिवेट हो जाइएगा, समझ गए? और अगर मान लिया जाए कि 2 से 3 सब्जेक्ट आपका क्लियर है, तो कम से कम 40 से 50% क्वेश्चन तो बनेगा। 100 में 40 से 50 मार्क तो कम से कम आएगा। तो आपको लगेगा कि नहीं पढ़े हैं तो आ रहा है मार्क, समझ गए? तो ये सब जरूरी है। कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट खत्म होने दीजिए, तब टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिएगा, ज्यादा फायदा करेगा। ऐसे तो हमको लगता है कि आप लोग ऐसे भी पटना में हैं, पटना में हम भी लगभग 2008 से हैं, समझ गए? 2008 से हैं तो लगभग 10-12 साल 15 साल हो ही गया होगा। तो पटना के विद्यार्थी को पटना के विद्यार्थी के नस नस को हम जानते हैं। अपना पूरा जीवन तो लॉजे में गुजारे हैं, समझ गए? तो पटना के विद्यार्थी पढ़ता उड़ता ना है, गिना चुना विद्यार्थी को छोड़ करके।
तो आपको तो हम यही कहेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक आप क्लास में बैठे रहिए, उसी में आपका भलाई है, समझ गए? क्योंकि आप में पढ़ने का गुण है ये नहीं है। क्लासरूम में रहिएगा, कम से कम 1 घंटा में 15 को फैक्ट सुनिएगा, 5 को याद रहेगा ना। तो रूम पर बैठ करके मोबाइल चलाने से तो बढ़िया ना है जी, समझ गए? लॉज में आप लोग क्या करते हो वो हमको भी पता, हम भी लॉजे में रहते हैं तो हमको पता है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, समझे? राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट का शाब्दिक अर्थ होता है देश का प्रधान। राष्ट्रकूट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देश का प्रधान, देश का प्रधान, देश का प्रधान। देखिए, जैसे एक बात आप पढ़े हैं, अजातशत्रु एक ऐसा शासक है जो अपने पिता की हत्या कर गद्दी प्राप्त किया, बदले में अपने पुत्र के द्वारा। ये बात याद है? उसी प्रकार से राष्ट्रकूट वंश में कुछ बात है। राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट वंश एक ऐसा वंश है जो चालुक्यों के शासन को समाप्त कर स्थापित हुआ और बाद में चालुक्यों ने ही राष्ट्रकूट वंश के शासन को समाप्त कर दिया। नहीं समझे होंगे आप, और कुछ लोग जो दिमाग वाले होंगे वो तो समझिए गए होंगे। राष्ट्रकूट वंश एक ऐसा वंश है जो चालुक्यों के शासन को समाप्त कर स्थापित हुआ, अब बाद में चालुक्यों के द्वारा भी राष्ट्रकूटों का विनाश भी किया गया। हम आपको आज से पहले के क्लास में भी ये बात बोले हैं कि राष्ट्रकूटों की जो है कई शाखाएं हैं। मूलतः राष्ट्रकूटों की 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं। राष्ट्रकूट नहीं, चालुक्यों की, सॉरी राष्ट्रकूट नहीं, चालुक्यों की, गलत बोल दिए थे। मूलतः चालुक्यों की जो है 3 शाखाएं हैं। चालुक्यों की कितनी शाखाएं? 3 शाखा। चालुक्यों की जो 3 शाखा है, वातापी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य, कल्याणी का चालुक्य और वेंगी का चालुक्य, वेंगी का चालुक्य। तो यहां पर आएंगे, यहां पर रोकते हैं, लेकिन उससे पहले राष्ट्रकूटों के विषय में कुछ और आप समझिए, तब उस लाइन को क्लियर करेंगे। आपको चिंता नहीं करना है, हम यही सब बात क्लियर करने के लिए आपके साथ आए हैं। राष्ट्रकूट का शाब्दिक अर्थ देश का प्रधान होता है। जो राष्ट्रकूट शासक हैं, राष्ट्रकूट शासक के अभिलेख मिले हैं, राष्ट्रकूट शासक के अभिलेख मिले हैं। जैसे महान मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेख भारत से मिले हैं, पाकिस्तान से मिले हैं, अफगानिस्तान से मिले हैं। उसी प्रकार से राष्ट्रकूटों का भी अभिलेख मिला है, उसी प्रकार से राष्ट्रकूटों का भी अभिलेख मिला है। और राष्ट्रकूटों का अभिलेख कहां से मिला है जानते हैं? कर्नाटक से। कहां से मिला है? कर्नाटक से मिला है। अब राष्ट्रकूटों का अभिलेख कर्नाटक से मिला है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि राष्ट्रकूटों का शासन कहीं ना कहीं कर्नाटक में रहा होगा, और राष्ट्रकूटों का शासन कर्नाटक में ही रहा था। कर्नाटक में ही राष्ट्रकूटों का शासन रहा था। और दूसरी बात यह है कि जब कर्नाटक में राष्ट्रकूटों का शासन था, उस समय बिहार और बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश का शासन था। बिहार और बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश का शासन था, और उस समय पश्चिमी भारत में, इस एरिया में गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। गुर्जर प्रतिहार का शासन था। गुर्जर प्रतिहार का शासन था। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि राष्ट्रकूट, पाल
और प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, ये तीनों राजवंश एक दूसरे का क्या था? समकालीन। ये तीनों राजवंश एक दूसरे का क्या था? समकालीन था। और जो राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूटों की भाषा या राजभाषा कन्नड़ रही है। राष्ट्रकूटों की राजभाषा जो है आपको कन्नड़ रही है। और इस काल में यानी राष्ट्रकूट काल में जिस भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ था वह आपको कन्नड़ भाषा था। और राष्ट्रकूट काल के ही 3 महान विद्वान थे, पम, पोन और रन्ना। राष्ट्रकूट काल के ही कन्नड़ भाषा के 3 महान विद्वान थे, पम, पोन और रन्ना। पंप, पोन और रन्ना। ये जो पंप, पोन और रन्ना था, इन्हें कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। इन्हें कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। तो ये राष्ट्रकूट कालीन ही थे और इन विद्वानों के कारण ही राष्ट्रकूट काल में कन्नड़ भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ। यही कारण है कि इन्हें कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। और दूसरी बात, जो राष्ट्रकूट शासक हुए, राष्ट्रकूट शासक, कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने शैव धर्म को अपनाया, कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया, कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया। मतलब राष्ट्रकूट वंश के सभी शासकों के विषय में एक मुश्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रकूटों ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, राष्ट्रकूट शासकों ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, एक मुश्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि हम लोग अन्य राजवंशों के विषय में जाकर कह देते हैं, बोल देते हैं, याद कर लेते हैं। गुप्त शासकों ने वैष्णव धर्म को अपनाया, संगमकालीन राजवंश के शासकों ने ब्राह्मण धर्म। इसके बाद जो है 9वीं से 12वीं सदी के चोल शासकों ने शैव धर्म को अपनाया। लेकिन राष्ट्रकूटों के विषय में, राष्ट्रकूट शासकों के विषय में किसी भी धर्म को लेकर स्पष्टता पूर्वक आप ये नहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रकूट शासक ने फलना धर्म को ही अपनाया, एकदम नहीं कह सकते हैं। बल्कि अलग अलग राष्ट्रकूट शासकों ने जो है अलग अलग धर्म को अपनाने का काम किया था, इसी वजह से कोई भी धर्म आप नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी अगर पूछ दिया जाए, किसी एक को टिक करना हो, तो हमको लगता है शैव धर्म को मारना ज्यादा बेटर होगा। शैव धर्म को मारना जो है आपको ज्यादा बेटर होगा। और महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा का नाम आप सुने हैं। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा है, अजंता की गुफा है, ये सब गुफा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के भीतर जो एलोरा की गुफा है, जिसमें आपको कई सारे चित्र आपको बनाए गए हैं, कई सारे शैलकृत स्थापत्य चित्र उसमें देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाओं में बनाए गए चित्र मुख्यतः राष्ट्रकूट कालीन ही है। और राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने अलग अलग धर्म को अपनाया और इसलिए एलोरा की गुफाओं में अलग अलग धर्म के ईश्वर की प्रतिमा वहां पर देखने को मिलती है। यही कारण है कि एलोरा की गुफा का संबंध हिंदू धर्म से भी है, बौद्ध धर्म से भी है, जैन धर्म से भी है। तो एलोरा की गुफा का संबंध किसी एक धर्म से नहीं है, बल्कि एलोरा की गुफा का संबंध जो है हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों से है। इस बात को भी जो है आप स्पष्टता पूर्वक याद रखिएगा। जो राष्ट्रकूट वंश है, इस राष्ट्रकूट वंश के शासन की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट वंश के शासन की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के शासन की स्थापना जो है आपको दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। वही इस राजवंश के अगर हम लोग अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक जो है आपको कर्क द्वितीय हुए। देखिए प्रथम और अंतिम इसलिए बताए हैं क्योंकि जो एक बात हमने आपको बोला था
चालुक्यों के शासन का अंत करके राष्ट्रकूट वंश के शासन की स्थापना हुई। अब बाद में चालुक्यों ने ही राष्ट्रकूट वंश के शासन का अंत किया। इसी लाइन को क्लियर करने के लिए हमने राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक और राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक का नाम यहां पर लिख दिया ताकि आप आराम से समझ सके। देखिए, सबसे पहले कर्नाटक के क्षेत्र में, सबसे पहले कर्नाटक के क्षेत्र में जो है आपको सबसे पहले कर्नाटक के क्षेत्र में जो है आपको यहां पर जो वातापी का चालुक्य है, और चालुक्यों की जो ये 3 शाखा है, इन 3 शाखाओं में चालुक्यों की जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, सबसे महत्वपूर्ण शाखा है या जो सबसे मूल शाखा है, वह आपको वातापी का चालुक्य है। कौन है? वातापी का चालुक्य, वातापी का चालुक्य। और वातापी के चालुक्य की अगर हम बात करें तो वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे जयसिंह। वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? जयसिंह। जयसिंह वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। वहीं इस राजवंश के जो प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक माना जाता है वह आपको कीर्तिवर्मन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम जो है वातापी के चालुक्य वंश के प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक माने जाते हैं। वहीं वातापी के चालुक्य वंश के जो सबसे महान शासक है, वातापी के चालुक्य वंश के सबसे महान शासक के रूप में चर्चा मिलता है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। और जो पुलकेशिन द्वितीय है, इनका शासन काल है 609 ईस्वी से लेकर के 642 ईस्वी। 609 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी जो है आपको पुलकेशिन द्वितीय का शासन काल है। और जो पुलकेशिन द्वितीय है, ये वातापी के चालुक्य वंश का ही सबसे महान शासक नहीं, बल्कि सभी चालुक्य शासकों में सबसे महान थे। सभी चालुक्य शासकों में सबसे महान जो है आपको पुलकेशिन द्वितीय था, पुलकेशिन द्वितीय था। और पुलकेशिन द्वितीय के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें ऐहोल प्रशस्ति लेख से मिलती है। ऐहोल प्रशस्ति लेख, ऐहोल प्रशस्ति लेख से मिलती है। और जो ऐहोल प्रशस्ति लेख है, इसकी रचना रवि कृति ने किया है। किसने किया है? रवि कृति। रवि कृति ने संस्कृत भाषा में किया है, रवि कृति ने संस्कृत भाषा में किया है। और इसी ऐहोल प्रशस्ति लेख से हमें पुलकेशिन द्वितीय के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होता है। और जो पुलकेशिन द्वितीय है, पुलकेशिन द्वितीय के विषय में पहले भी हम आपको चर्चा कर चुके हैं। जब हम आपको वर्धन वंश के विषय में बता रहे थे, वहां पर भी चर्चा किए थे। जब हम आपको पल्लव वंश के विषय में बता रहे थे, वहां पर भी चर्चा किए थे। दोनों जगह हम आपको चर्चा किए थे। पुलकेशिन द्वितीय अपने समकालीन उत्तर भारतीय राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर 618-19 ईस्वी में, 618-19 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने जो है 618-19 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। और इस उपलक्ष्य में पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि, दक्षिणापथपतेश्वर की उपाधि धारण की थी। और पुलकेशिन द्वितीय ने ही उत्तरा पथपति की उपाधि हर्षवर्धन को प्रदान की थी। उत्तरा पथपति की उपाधि हर्षवर्धन को प्रदान की थी। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को यह कहा, आप विंध्याचल पर्वत के उत्तर में रहिए, हम आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आप हमको यह भरोसा दीजिए कि आप विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नहीं आएंगे, आप विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नहीं आएंगे। और हर्षवर्धन तो पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होल था। और जब पराजित होल था तो हर शर्त हर्षवर्धन को मानना पड़ा था, हर शर्त हर्षवर्धन को मानना पड़ा था। और हर्षवर्धन हर शर्त को माना। और जब तक पुलकेशिन द्वितीय जीवित रहे, हर्षवर्धन दोबारा दक्षिण भारत की ओर आंख उठा करके भी नहीं देखा। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के निधन होने के कुछ ही वर्षों के बाद तो हर्षवर्धन का भी निधन हो गया। पुलकेशिन द्वितीय का निधन जहां 642 ईस्वी में हुआ, वहीं हर्षवर्धन का निधन 647 ईस्वी में हो गया, 647 ईस्वी में हो गया। तो हर्षवर्धन उसके बाद जो है, जब इनके साथ युद्ध हुआ और इनसे पराजय का मुंह देखना पड़ा, तो फिर हर्षवर्धन दोबारा जो है दक्षिण भारत की ओर कभी भी रुख नहीं किया था। दक्षिण भारत का अभियान उन्होंने फिर कभी दोबारा नहीं किया। एक बात तो यह है कि पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। दूसरी बात,
यह है कि पुलकेशिन द्वितीय का संघर्ष पाल शासकों के साथ भी हुआ था, पल्लव शासकों के साथ भी होता है, सॉरी पाल नहीं, पल्लव शासक। किसके साथ? पल्लव। किसके साथ? तो पुलकेशिन द्वितीय का संघर्ष पल्लव शासक के साथ भी हुआ था। सबसे पहले इनका संघर्ष महेंद्र वर्मन प्रथम के साथ हुआ और इन्होंने महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया। अब बाद में जाकर इनका संघर्ष पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ हुआ, लेकिन नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ जब 642 ईस्वी में संघर्ष हुआ था तो उसमें नरसिंह वर्मन प्रथम ने इनको पराजित किया और इनकी हत्या कर दी, इनकी हत्या कर दी और इनके पीठ पर वातापी कोंड की उपाधि लिखी, वातापी कोंड नामक शब्द लिखा, वातापी कोंड नामक शब्द लिखा। कुछ याद आया? वहां पर भी बोले थे। तीन बात इनके विषय में याद रखिएगा, यहां पर पुनः बोल रहे हैं। ये तीनों पॉइंट इनके विषय में याद रखिएगा। एक बात यह, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया। दूसरा, पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को 630 ईस्वी में पुल्लूर के युद्ध में पराजित किया। और तीसरा बात, पुलकेशिन द्वितीय को 642 ईस्वी में नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने, बात समझ में आया? है? ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा ना। इसके बाद ये जो वातापी का चालुक्य वंश है, वातापी के चालुक्य वंश के जो अंतिम शासक है, वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक के तौर पर चर्चा मिलता है कीर्ति वर्मन द्वितीय का। किसका चर्चा मिलता? कीर्ति वर्मन द्वितीय। तो वातापी के चालुक्य वंश के जो अंतिम शासक कीर्ति वर्मन द्वितीय थे, कीर्ति वर्मन द्वितीय के अधीन ही सामंत के तौर पर काम दंती दुर्ग करता था। सामंत के तौर पर काम कौन करता था? दंती दुर्ग। वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्ति वर्मन द्वितीय के सामंत के तौर पर ही काम कौन करता था? दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग ने कीर्ति वर्मन द्वितीय की हत्या कर दी। दंती दुर्ग ने कीर्ति वर्मन द्वितीय की हत्या कर दी और कीर्ति वर्मन द्वितीय की हत्या करके दंती दुर्ग ने वातापी के चालुक्य वंश के स्थान पर राष्ट्रकूट वंश के शासन की नींव डाली। राष्ट्रकूट वंश के शासन की नींव डाली। यह बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे राष्ट्रकूटों के विषय में जानिए और फिर अंतिम शासक पर आएंगे, तब क्या हुआ आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है? यहां तक बात समझ में आ रहा है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? यहां तक चीजों को याद कर ले, है? याद कर लेते। ध्यान से देखिए, देखिए जब हम पढ़ते थे ना, जब हम पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले एक बार जो है ऐसे रीडिंग मार देते थे। दिमाग में आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं, ऐसे रीडिंग मार दिए बोल करके, आम इमली कटहर लीची जो भी है। फिर जब दूसरा बार पढ़ते थे तब थोड़ा सा सोच करके पढ़ते थे। ठीक है? थोड़ा सा सोच करके पढ़ते थे। और फिर जब तीसरा बार पढ़ते थे तो याद करने के उद्देश्य से पढ़ते थे। तीसरा बार जब पढ़ते थे तो याद करने के उद्देश्य से पढ़ते थे और 3 बार में याद हो जाता था। समझ गए? तो आप लोग जो है जब क्लास आते हैं ना, देखिए आपका सब चीज जो है ना आपके एटीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है। एटीट्यूड आपके भीतर होनी चाहिए, ये जरूरी है। समझिए, एकदम जरूरी है ये। हम क्लास में इससे पहले भी बोले होंगे और आज भी बोल रहे हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जो क्लास में बार बार बोलने लायक होती है। आप क्लास इस एटीट्यूड के साथ आइए या क्लास इस एटीट्यूड के साथ कीजिए। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग को भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, कि आज जो क्लास में होगा वो समझ करके याद करके जाना है। ये एटीट्यूड आपके भीतर होनी चाहिए। समझ गए? लेकिन ऐसा एटीट्यूड के साथ मुश्किल से 10 से 20% विद्यार्थी आते होंगे, बाद बाकी आया राम गया राम। समझ गए? हाँ क्लास है, पैसा दिए हैं मास्टरवा को, चले जाते हैं, मास्टरवा पे एहसान कर देते हैं। समझ गए? इससे मेरा थोड़े कुछ होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। समझ गए? इससे बिगड़ेगा आप ही का। अच्छा, मम्मी कसम,
मम्मी कसम। कौन कौन लोग इस एटीट्यूड के साथ आते हैं कि क्लास में जाएंगे, समझेंगे, समझ के याद करके लौटेंगे? कौन कौन लोग इस एटीट्यूड के साथ सच में आते हैं? मम्मी कसम है, मम्मी कसम है। हाथ खड़ा कीजिए तो। है कुछ लोग तो है, चलिए कुछ लोग हैं, लेकिन सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसी के साथ क्लास आइए। और दूसरी बात ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यहां पर देवी महारानी लोग हैं और देवता लोग भी है, समझ गए? आप लोग रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, दिक्कत यही है, समझ गए? कभी आप लोग को देखते हैं, कभी इसको देखते हैं तो उसको नहीं, उसको देखते हैं तो इसको नहीं, समझ गए? बस कुछ ही लोग रेगुलर हैं। हल्ला काहे कर रहे? हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, समझा रहे हैं, समझिए। तो क्लास रेगुलर कीजिए। देखिए, जीवन में आप अपने काम का बंटवारा दो भाग में कर लीजिए। एगो बहुत जरूरी काम, एगो जरूरी काम। जो बहुत जरूरी काम है उसको एकदम कीजिए, जो जरूरी काम है उसको कीजिए भी, नहीं कीजिए भी, ठीक है? जैसे पढ़ना आपके लिए सबसे जरूरी काम है, पढ़िए। टाइम मिले तो नहा लीजिए, नहीं टाइम मिले नहीं नहाइए, लेकिन पढ़िए जरूर और सोइए जरूर। पढ़िए जरूर और सोइए जरूर और खाना भी खाइए जरूर। बस ये तीन गो काम जो है ना, महत्वपूर्ण में रख लीजिए। और ये तीन के अलावा अन्य सभी काम कम महत्वपूर्ण में रखिए, सेकेंडरी में रखिए। उसको करना भी है, नहीं भी करना, लेकिन ये तीन काम जरूर करना है: पढ़ना, खाना, सोना। चौथा कुछ नहीं। चलिए, अब बतियाना ना है, आइए याद कीजिए। अब राष्ट्रकूट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्रकूट का शाब्दिक अर्थ, राष्ट्रकूटों की राजभाषा। राजभाषा, अच्छा, राष्ट्रकूट काल में किस भाषा का सबसे ज्यादा विकास? किस भाषा का? अच्छा, एक बात और, कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न के अंतर्गत कौन कौन आता? कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न के अंतर्गत पंपोनर। अच्छा, राष्ट्रकूटों का शासन भारत के किस राज्य में था? किस राज्य में? राष्ट्रकूट के समकालीन बिहार और बंगाल में कौन राज्य? मध्य प्रदेश, राजस्थान में गुर्जर यानी पाल, गुर्जर, प्रतिहार, ये सब राष्ट्रकूटों का समकालीन था ना? है? हाँ था। इसके बाद आगे बताइएगा, चालुक्य वंश। चालुक्यों की मूलतः कितनी शाखा है? कितनी शाखा है? पहला, सबसे महत्वपूर्ण और मूल शाखा, सबसे महत्वपूर्ण और मूल शाखा वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक, वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक, प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक, प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक, वातापी के चालुक्य वंश के सबसे महान शासक, सबसे महान शासक। इसका शासनकाल कब से कब तक? पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक? 609 से 600। पुलकेशिन द्वितीय के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी कहां से प्राप्त? एहोल। इसके रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? अच्छा, रवि कीर्ति ने एहोल प्रशस्ति लेख किस भाषा में लिखा? किस भाषा में? अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के किस शासक को पराजित? हर्ष। पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के किस शासक को पराजित किया? हर्ष। और पल्लव वंशी किस शासक को पराजित किया? महेंद्र वर्मन। और पल्लव वंशी किस शासक से पराजित हुआ? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन। और वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कृति वर्मन। कृति वर्मन। कृति वर्मन द्वितीय की हत्या किसने कर दी? दंती। और दंती दुर्ग ने वातापी के चालुक्य वंश के स्थान पर किस वंश के शासन की? कौन वंश? अर्थात राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक
संस्थापक दंती, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब आ जाइए आगे। दंती दुर्ग, दंती दुर्ग ने जब राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर ली, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करने के बाद दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मलाजखंड या मान्यखेत, कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मलाजखंड कहिए या मान्यखेत कहिए, दोनों एक ही बात है। मान्यखेत या मलाजखंड, मलाजखंड, हाँ ठीक है, ठीक है, मलाजखंड होगा। वो टाइपिंग एरर है, ठीक है, टाइपिंग एरर है, हम सुधार करवा देंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग समझिए यहां पर, ठीक है। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। इन्होंने मालवा का अभियान किया, मालवा, मालवा का इन्होंने अभियान किया। और मालवा जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में मालवा पड़ता है। इन्होंने यानी दंती दुर्ग ने मालवा का अभियान किया और मालवा का अभियान करके इन्होंने मालवा को जीत लिया और मालवा को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। मालवा को जीतने के उपलक्ष्य में, मालवा को जीतने के उपलक्ष्य में दंती दुर्ग ने एक महादान यज्ञ का आयोजन करवाया। दंती दुर्ग ने एक महादान यज्ञ का आयोजन करवाया, जिस महादान यज्ञ को हिरण्य गर्भ यज्ञ भी कहा जाता है। हिरण्य गर्भ यज्ञ, हिरण्य गर्भ यज्ञ कहा जाता है। तो मालवा को जीत करके इन्होंने एक यज्ञ का आयोजन करवाया जिसे हिरण्य गर्भ यज्ञ कहा जाता है। और जो हिरण्य गर्भ यज्ञ है, इस यज्ञ में द्वारपाल के भूमिका को अदा गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने किया। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, द्वारपाल, द्वारपाल का मतलब होता है एक प्रकार से राजकीय दुर्ग को संरक्षण देने वाला, राजकीय दुर्ग को संरक्षण देने वाला। मतलब जो राष्ट्रकूटों का अपना साम्राज्य फैला हुआ था, उस साम्राज्य के गेट पर, समझ गए, उस साम्राज्य के गेट पर जो है सुरक्षा का काम गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने किया था। यानी राष्ट्रकूटों के लिए बॉडीगार्ड के तौर पर काम, एक प्रकार से कहिए बॉडीगार्ड के तौर पर काम, ठीक है। बॉडीगार्ड के तौर पर काम जो है आपको किसने किया? तो बॉडीगार्ड के तौर पर काम जो है आपको गुर्जर प्रतिहारों ने किया था। बॉडीगार्ड के तौर पर काम गुर्जर प्रतिहारों ने किया था, समझ गए। तो हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन दंती दुर्ग ने करवाया और इस यज्ञ के दौरान द्वारपाल के तौर पर गुर्जर प्रतिहारों ने किया देखरेख, गुर्जर प्रतिहारों ने देखरेख किया। और प्राचीन काल में हर राजवंश की भांति इस राजवंश में भी राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का ही प्रचलन हुआ करता था, जिस वजह से दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी उसके पुत्र बने और दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी जो है अगला शासक बना था, उसका नाम था कृष्ण प्रथम। दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी बना था, उसका नाम था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम का शासन काल है 758 से 773। 758 से 773 याद रखने की जरूरत है नहीं, समझ गए? नहीं है, एकदम नहीं है। कृष्ण प्रथम बना और जो कृष्ण प्रथम था, इनको इसलिए याद रखना होता है क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर एलोरा की पहाड़ी को काटकर, एलोरा की पहाड़ी को काटकर कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था, इन्होंने ही करवाया था, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसलिए इनको याद रखना जरूरी हो जाता है। देखिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक मंदिर है,
कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, अगर आपको याद हो तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो गौर से ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कांची तमिलनाडु में पड़ता है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। वहीं महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और कृष्ण प्रथम ने जो महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ये सब बात स्पष्ट होते जा रहा है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। देखिए बार बार एक चीज को 2 बार 3 बार इस वजह से बोल देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। ये तो कैलाशनाथ मंदिर यहां भी है, नरसिंह वर्मन द्वितीय भी यहां भी है, यहां पर कृष्ण प्रथम है, तो वो कांची तमिलनाडु का है, ये महाराष्ट्र के एलोरा का है, दोनों अलग अलग स्थान का है। समझ गए, दोनों अलग अलग स्थान का है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर दरबीर शैली में बना हुआ है, ये मंदिर बेसर शैली में बना हुआ है। कौन शैली में? बेसर शैली में बना हुआ है। तो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया, जो कि बेसर शैली में निर्मित है, बेसर शैली में निर्मित है। इसके बाद इस राजवंश के एक महान शासक हुए ध्रुव या धारावर्ष। इस राजवंश के एक महान शासक हुए ध्रुव, जिन्हें धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है, धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। और इनका शासनकाल है 1780 से, सॉरी 1780 नहीं, 780 से, सॉरी 780 से 793, 780 से 793। इसके भी शासनकाल को याद रखने की कोई जरूरत नहीं, एकदम जरूरत नहीं, इसके भी शासनकाल को याद रखने की। ध्रुव या धारावर्ष, इनके विषय में इसलिए याद रखना होता है कि देखिए हर कालखंड में कोई ना कोई, हर कालखंड में कोई ना कोई शहर सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के तौर पर उभरा है। जैसे 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से लेकर 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से लेकर 6ठी सदी ईस्वी तक, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से लेकर यानी 600 बीसी से लेकर 600 एडी तक पाटलिपुत्रा यानी पटना, पाटलिपुत्रा यानी पटना सबसे प्रमुख केंद्र के तौर पर रहा था, सबसे प्रमुख केंद्र के तौर पर रहा था। इस अवधि के दौरान हर्यक वंश से लेकर गुप्त वंश के शासकों ने शासन किया। इस अवधि के दौरान हर्यक वंश से लेकर के गुप्त वंश के शासकों ने शासन किया था। और हर राजवंश के शासकों की राजधानी जो है आपको पाटलिपुत्रा ही हुआ करती थी। हर राजवंश के शासकों की राजधानी कहां? पाटलिपुत्रा। आज के डेट में सबसे प्रमुख शहर दिल्ली है, दिल्ली के बाद मुंबई है, मुंबई के बाद कोलकाता है, फिर चेन्नई है, फिर पटना है, बंगलुरु है, अन्य शहर है। उसी प्रकार से 8वीं सदी में, उसी प्रकार से जो है 8वीं सदी में, 8वीं सदी में सबसे प्रमुख शहर हुआ करता था कन्नौज। कौन हुआ करता था? और कन्नौज कहां है? उत्तर प्रदेश में। कहां है? उत्तर प्रदेश में। तो 8वीं सदी का सबसे प्रमुख शहर कन्नौज हुआ करता था। और इस कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, तीनों राजवंश आपस में लड़ झगड़ रहा था। तीनों राजवंश आपस में लड़ झगड़ रहा। जैसे कि आप देखते होंगे कि गांव घर में देखते होंगे कि मां पिताजी का जो संपत्ति होता है, मां पिताजी के जीवन के अंतिम काल में हम लोग उस संपत्ति को लेकर जो है, समझ गए, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। समाज में सामान्य तौर पर यह चीज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो है कुछ भी आपके साथ जाएगा नहीं जाएगा, कुछ साथ नहीं जाता है, ठीक है। नंगा आए हैं इस पृथ्वी पर, जब आप पैदा हुए होंगे तो नंगा पैदा हुए होंगे और नंगा आप जाइएगा।
समझ गए? सिर्फ और सिर्फ जो रह जाता है इस पृथ्वी पर आपका, वो कर्म है। क्या है? कर्म है। कर्म ही रह जाता है। इसलिए कर्म अच्छा कीजिए, काम अच्छा कीजिए। समझ गए? और धन संपत्ति को लेकर के गांव घर में, हम भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, गांव घर में देखते हैं बीत भर जमीन के लिए, ज्यादा नहीं, ये जो कहिएगा 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा ना, बीत भर जमीन के लिए एक दूसरे का कान कपार फोड़ देता है। समझ गए? हाँ, तो ये सब आप लोग समझदार हैं। आप लोग जब जान रहे हैं ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर के जाएंगे, तो यहां पर इस फौनी दुनिया के लिए, नकली दुनिया के लिए और नकली चीजों के लिए मारपीट किस चीज का? समझ गए? तो नहीं करना है। भाई भाई में तो एकदम नहीं करना है। अरे आप समझिए, समझ गए? अरे दूसरे को दीजिए, दूसरे को दान कीजिए ना, बहुत आ जाएगा आपको। चलिए, आए क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? फी नहीं बढ़ा है, फी बढ़ा दे। देखिए, आप लोग सीधा सोच लेते हैं। देखिए, लोगों को लगता क्या है जानते हैं? बहुत कमाते हैं, लेकिन बहुत नहीं कमाते हैं। समझे? देखिए, रूम रेंट है, बिजली बिल है, स्टाफ है, सीधा 18% जीएसटी है, इनकम टैक्स है। समझ गए? सब चीज है, सब चीज भरते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है जीएसटी इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। एक रोज क्लास लेने वाले थे, बीच में जो छुट्टी हुआ था, क्लास लेने वाले थे, क्लास नहीं लिए, वही जीएसटी पीएसटी का मैटर था। समझ गए? तो उसी में जो है फंसे रह गए और क्लास नहीं लिए। तो सब चीज सरकार को देते हैं। 100 रुपया आप देते हैं तो सीधा 18 रुपया तो हम सीधा सरकारी को दे देते हैं। अगर आप 100 रुपया हमको देते हैं तो सीधा उसका 18 रुपया हम सरकार को देते हैं। आप देखिए, रसीद पर जीएसटी नंबर लिखा हुआ है, जीएसटी नंबर डाल कर जाकर के देखिए ना। समझ गए? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में। समझ गए? तो ये चीज है। तो आप लोग को लगता है कि जो है फी बहुत ज्यादा है, बहुत कम फी है, बहुत नगण्य फी है, इससे कम फी नहीं हो सकता है। सही बता रहे हैं। अरे एक बात बताइए, सोचिए ना भाई, आप लोग तो समझते ना है। बताइए, 1 महीना रूम में रहते हैं, कितना रुपया देते हैं रूम ओनर को? कितना? 1500 से 2000। 2 दिसंबर को बैच शुरू हुआ है और ये बैच दिसंबर 2023 तक चलेगा। कम से कम 1 साल पढ़ाएंगे, कम से कम 1 साल चलेगा, और दिसंबर से पहले आपका परीक्षा नहीं होगा। ये बात सत्य है। समझ गए? 1 साल कम से कम पढ़ाएंगे। आप अगर मान लिया जाए 5000 कोई दिए नहीं है, 4000, 4500, 3500, 3000 या बहुत 5000 भी दिए हैं। अच्छा, आप 5000 दिए हैं तो 5000 भागा 12 कीजिए तो कितना होता है? 5000 भागा 12 कीजिए, कितना होगा? कितना? 400 रुपया ना। मंथली मात्र 400 रुपया ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बताइए? इस बिल्डिंग का पूरा बिल्डिंग लिए हुए हैं, पूरा बिल्डिंग लिए हुए हैं। सिर्फ इस बिल्डिंग का रेंट है 5 लाख रुपया। फिर किसान कोल्ड स्टोर है, वहां का रेंट है 4 लाख रुपया, 4 लाख समथिंग है, लेकिन 4 लाख हम बोल रहे हैं। 10 लाख रुपया तो पर माह हम रेंट देते हैं जी। फिर बिजली बिल आता है एक सेंटर से कम 1 लाख के आसपास का बिजली बिल आता है। 2 सेंटर से कम 2 लाख के आसपास बिजली बिल आता है। जोड़िए ना महाराज, आप लोग फालतू का हमसे जुड़वाइए मत, हमको हाथ पे सब चीज जोड़ा हुआ है। सब चीज काट कूट करके कितना बचता है जानते हैं? बस जितना हम जीवन यापन कर ले तो उतने बचता है। अब आगे आइए, फालतू बात में अटका देते हैं आप लोग। भाई आगे आइएगा। तो जो है आपको जो है कन्नौज 8वीं सदी का सबसे प्रमुख शहर कन्नौज था, और कन्नौज को लेकर ये तीनों राजवंश आपस में लड़ झगड़ रहा था। कन्नौज को लेकर
इन तीनों राजवंश के बीच जो संघर्ष हो रहा था, इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। कन्नौज को लेकर जो इन तीनों राजवंश के बीच संघर्ष हो रहा था, इसे त्रिपक्षीय संघर्ष क्या कहा गया? क्या कहा गया? त्रिपक्षीय संघर्ष। और यह जो संघर्ष है, इस संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहारों ने किया। गुर्जर प्रतिहारों ने किया। सबसे ज्यादा बार इस संघर्ष में जीत राष्ट्रकूटों की हुई, सबसे ज्यादा बार हार पाल वंश के शासकों की हुई। लेकिन अंतिम तौर पर इस संघर्ष में जिसकी जीत हुई वह था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर, एक बार फिर से सुनिएगा। 8वीं सदी का जो सबसे प्रमुख शहर कन्नौज था, इस कन्नौज को लेकर के पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इसको याद रखने का ट्रिक है पापर। पापर, पा से पाल, प से प्रतिहार, र से राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच यह संघर्ष हुआ। यह संघर्ष लगभग 100 वर्षों तक चला था। और इस संघर्ष में राष्ट्रकूट वंश के कई शासकों ने, पाल वंश के कई शासकों ने और गुर्जर प्रतिहार वंश के भी कई शासकों ने भाग लिया था। इस संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने किया। सबसे ज्यादा बार जीत हुई राष्ट्रकूटों की, सबसे ज्यादा बार हार हुई पाल शासकों की, लेकिन अंतिम तौर पर जीत हुई गुर्जर प्रतिहारों की। और अंतिम तौर पर कन्नौज पर अधिकार किया गुर्जर प्रतिहारों ने। अंतिम तौर पर कन्नौज पर अधिकार किया गुर्जर प्रतिहारों ने। गुर्जर प्रतिहारों ने अंतिम तौर पर जो है ये किया, अधिकार किया। तो ये जो कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था, कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था, इस त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों के तरफ से भाग लेने वाला प्रथम शासक ध्रुव या धारावर्ष था। प्रथम शासक ध्रुव या धारावर्ष था। इसलिए ध्रुव या धारावर्ष को हमें याद रखना होता है। वहीं राष्ट्रकूट वंश के जो सबसे महान शासक हैं, राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक के तौर पर चर्चा मिलता है अमोघ वर्ष का। और जो अमोघ वर्ष है, इसके शासनकाल को याद रखना जरूरी है। इसका शासनकाल है 814 ईस्वी से लेकर के 878 ईस्वी। 814 ईस्वी से लेकर के 878 ईस्वी जो है अमोघ वर्ष का शासनकाल है। और अगर अमोघ वर्ष की हम लोग बात करें तो जो अमोघ वर्ष है यह आपको जैन धर्म को मानता था। जो अमोघ वर्ष है यह कौन धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। और बहुत विद्वान व्यक्ति था ये। इन्होंने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने कन्नड़ भाषा में, कौन भाषा में? कन्नड़ भाषा में जो है आपको कविराज मार्ग नामक ग्रंथ की रचना जो है इन्होंने कन्नड़ भाषा में की थी। कन्नड़ भाषा में की थी। इसके बाद विद्वान तो थे ही, कई सारे विद्वानों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था, जैसे कि जिनसेन, महावीराचार्य, शाक्टायन, ये सभी ऐसे विद्वान थे जो अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। इसमें जिनसेन ने आदि पुराण की रचना की थी। जिनसेन ने आदि पुराण नामक ग्रंथ की रचना की थी। वहीं महावीराचार्य ने जो है गणित सार संग्रह की रचना की थी। गणित सार संग्रह की रचना की थी। और इसके बाद जो है शाक्टायन ने अमोघ वृत्ति की रचना की थी। शाक्टायन ने अमोघ वृत्ति की रचना की थी। तो आदि पुराण के रचयिता जिनसेन, गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य, अमोघ वृत्ति के रचयिता शाक्टायन, ये सभी के सभी जो है आपको अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। और अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानता था। और आप सभी लोग जानते हैं कि जैन धर्म में संलेखना या संथारा विधि से प्राण का त्याग किया जाता है। भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग किया जाता है। स्थल समाधि लेकर प्राण का त्याग किया जाता है। जल समाधि लेकर प्राण का त्याग किया जाता है। कुल मिलाकर के शरीर को कष्ट देकर के प्राण का परित्याग करना है। महावीर स्वामी भी अपने शरीर को काफी कष्ट देते थे। समझ गए? अपने शरीर को काफी कष्ट देते थे। अपना बाल अपना हाथ से नोच लेते थे, सब चीज। समझ गए? तो काफी कष्ट देकर के प्राण को त्यागना ही जो है आपको संलेखना या संथारा विधि कहलाता है। तो ये जो अमोघ वर्ष है, अमोघ वर्ष जो है तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने प्राण का त्याग किया था। तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर
जल समाधि लेकर अपने प्राण का त्याग किया था। तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर जो है अपने प्राण का त्याग अमोघवर्ष ने किया था। अमोघवर्ष के बाद जो है इस राजवंश के एक अगले शासक हुए थे इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय, और जो इंद्र तृतीय है, इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया था। अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया था। इंद्र तृतीय के बाद जो है अगले शासक है आपको कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय, और जो कृष्ण तृतीय है, कृष्ण तृतीय के विषय में कहा जाता है कि कृष्ण तृतीय ने 949 ईस्वी में तकोल्लम के युद्ध में, 949 ईस्वी में तकोल्लम के युद्ध में चोल शासक प्रांतक प्रथम को पराजित किया था। तकोल्लम के युद्ध के विषय में चर्चा किए थे, याद है कुछ? याद है? तो यहां पर सीधा एक लाइन में बता दिए हैं, समझ गए, अपना याद रखिए, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तकोल्लम का युद्ध जो कि 948-49 ईस्वी में हुआ था चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच। चोल शासक प्रांतक प्रथम भाग ले रहे थे, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय भाग ले रहे थे। इसमें कृष्ण तृतीय की जीत हुई थी, प्रांतक प्रथम की हार हुई थी। प्रांतक प्रथम की हार हुई और तकोल्लम के युद्ध की हार ने चोलों के प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया था। तकोल्लम के युद्ध की हार ने चोलों के प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया था और उस प्रतिष्ठा को लौटाने का काम राजराज प्रथम ने किया था और बाद में जाकर राजेंद्र प्रथम ने भी किया था, समझ गए। तो तकोल्लम के युद्ध में कृष्ण तृतीय ने इनको पराजित किया। साथ ही साथ जो आप नाम सुने हैं पंप, पोन और रन्ना, जो कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हुआ करते थे। जो पोन है, समझ गए, पोन जिन्होंने शांति पुराण नामक ग्रंथ की रचना की थी। शांति पुराण नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये जो है आपको कृष्ण तृतीय के दरबार में रहा करता था और कृष्ण तृतीय के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने तमिलनाडु के रामेश्वरम में जो है कृष्ण तृतीय ने विजय स्तंभ और देवालय का निर्माण किया था। विजय स्तंभ और देवालय का निर्माण किया था। इसके बाद भी और भी कई सारे शासक हुए, लेकिन राष्ट्रकूट वंश के जो अंतिम शासक है, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक के तौर पर चर्चा मिलता है आपको कर्क द्वितीय का चर्चा मिलता है। और जो कर्क द्वितीय की हत्या तेलप द्वितीय ने कर दिया। जो कर्क द्वितीय है, कर्क द्वितीय की हत्या किसने कर दिया? तेलप द्वितीय ने। कर्क द्वितीय की हत्या तेलप द्वितीय ने कर दिया और तेलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के स्थान पर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। तो अब आप इस बात को समझिएगा, एक बार फिर से इस बात को आप सुन लीजिए कि जो राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक है आपको कर्क, और कर्क द्वितीय की हत्या किसने कर दी? तेलप द्वितीय ने। और तेलप द्वितीय ने कर्क द्वितीय की हत्या करके राष्ट्रकूट वंश के स्थान पर एक नए राजवंश कल्याणी के चालुक्य वंश के शासन की स्थापना किया। कल्याणी के चालुक्य वंश के शासन की। अब सुनिए, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि सबसे पहले छठी सदी ईस्वी में सबसे पहले कर्नाटक में वातापी के चालुक्य वंश ने शासन किया। वातापी के चालुक्य वंश का अंत करके राष्ट्रकूटों ने शासन किया और राष्ट्रकूटों का अंत करके कल्याणी के चालुक्यों ने शासन। क्योंकि आपने जाना है कि वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कृतिवर्मन द्वितीय की हत्या दंती दुर्ग ने किया और दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश के शासन की स्थापना की। दंती दुर्ग से लेकर कर्क द्वितीय तक शासक हुए। कर्क द्वितीय की हत्या तेलप द्वितीय ने किया और तेलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के स्थान पर कल्याणी के चालुक्य वंश के शासन की। तो जो एक लाइन बोले थे आज क्लास के शुरुआती दौर में, राष्ट्रकूट वंश एक ऐसा राजवंश है जिसने चालुक्यों के शासन का अंत करके शासन करना शुरू किया। अब बाद में चालुक्यों के द्वारा ही वह विस्थापित भी हुआ।
बाद में चालुक्यों के द्वारा ही वह विस्थापित भी हुआ। तो ई लाइन जो बोले थे शुरू में, अब कुछ स्पष्ट हो रहा है, सब लोग को स्पष्ट हो रहा है, दिमाग में चले गया, बात क्लियर है, इससे आगे बढ़े ना। अब आइए 1 मिनट में जो है यहां तक चीजों को याद कर लेते हैं और फिर उधर जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है यहां से ना हम लोग को देखना है, इससे पहले तो याद कर लिए हैं, ठीक है। तो आइए 1 मिनट में याद करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेतिया मलाजखंड। राष्ट्रकूटों की राजधानी दंती दुर्ग ने मालवा को जीत करके कौन सा यज्ञ किया? मालवा को जीत करके कौन सा यज्ञ? और इस यज्ञ के दौरान द्वारपाल की भूमिका कौन अदा की? गुर्जर हिरण्यगर्भ यज्ञ के दौरान जो है द्वारपाल का भूमिका किसने अदा किया था? किसने? गुर्जर प्रतिहार। अच्छा, दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र के एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यह मंदिर कौन शैली में निर्मित है? कौन शैली में? कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण है क्या? नरसिंह वर्मन द्वितीय। चलिए, राष्ट्रकूट वंश के कौन प्रथम शासक हुए जिसने कन्नौज को लेकर हो रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? कौन? राष्ट्रकूट वंश के कौन शासक हुए जिन्होंने कन्नौज को लेकर हो रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? ध्रुव या धारावर्ष। 8वीं सदी का भारत का सबसे प्रमुख शहर, और इसी को लेकर ना त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था। त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं सदी में किसको लेकर हो रहा था? त्रिपक्षीय संघर्ष किसको लेकर हो रहा था? और कितने राजवंशों की भी याद रखने का ट्रिक, पासे, रसे। अच्छा, इस संघर्ष की शुरुआत किसने किया? सबसे ज्यादा बार जीत हुई राष्ट्रकूटों की, सबसे ज्यादा बार जीत हुई, सबसे ज्यादा बार हार हुई। अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार किसका हुआ? अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार गुर्जर। अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक है अमोघ वर्ष का शासनकाल 814 से 800। अच्छा, अमोघ वर्ष कौन धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। और चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि जो है आपको जिनसेन हो गया, महावीराचार्य हो गया, शाक्टायन हो गया, ये सब किसके दरबार में रहता था? आदि पुराण के रचयिता, आदि पुराण, गणित सार संग्रह, अमोघ मृति, कवि राजमार्ग के रचयिता, आदि पुराण, गणित सार संग्रह, अमोघ मृति, कवि राजमार्ग के रचयिता। कौन ऐसे शासक थे जो तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने कौन किया था? अमोघ वर्ष। अरबी यात्री अल मसूदी किसके समय भारत है? किसके समय? चलिए, तो कोल्लम के युद्ध में किस राष्ट्रकूट वंशी शासक ने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया? तो कोल्लम के युद्ध में किस राष्ट्रकूट वंशी शासक ने चोल वंश के शासक परांतक प्रथम को पराजित किया? पौंड किसके दरबार में रहता था? कन्नड़ भाषा साहित्य के महान विद्वान पौंड किसके दरबार में रहता था? शांति पुराण के रचयिता। रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय की हत्या किसने कर दी?
तेलप और कर्क द्वितीय की हत्या तेलप द्वितीय ने कर दी और राष्ट्रकूट वंश के स्थान पर कौन वंश के शासन की नींव डाली? कल्याणी के। अब देखिए इस प्रकार से जो है तेलप द्वितीय शासन करना शुरू किया। तेलप द्वितीय शासन करना शुरू किया। तेलप द्वितीय जब तक शासक रहे तब तक, तेलप द्वितीय जब तक शासक रहे तब तक कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी मान्यखेत ही रही थी। तेलप द्वितीय के बाद अगले शासक बने थे सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम ने अपनी राजधानी कल्याणी को बनाया। कल्याणी स्थान है कर्नाटक में है। तो कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक सोमेश्वर प्रथम ने अपनी राजधानी कल्याणी को बनाया और सोमेश्वर प्रथम बार बार चोल शासकों से पराजित हो रहा था। जब कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक सोमेश्वर प्रथम थे तो तमिलनाडु और केरला के क्षेत्र में जो है चोलों का शासन था। चोलों से बार बार ये पराजित हो रहा था, जिस वजह से इन्होंने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद सोमेश्वर द्वितीय बना। सोमेश्वर द्वितीय के बाद इस वंश के अगले शासक बने आपको विक्रमादित्य छठा। और जो विक्रमादित्य छठा था यह कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे महान शासक हुए। विक्रमादित्य छठा जो है कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे महान शासक हुए। उन्हीं के दरबार में विल्हन और विज्ञानेश्वर रहता था। विल्हन जिन्होंने विक्रमांक देवचरित की रचना की है और विज्ञानेश्वर जिन्होंने मिताक्षरा की रचना की है, ये दोनों विद्वान जो है आपको विक्रमादित्य छठा के दरबार में ही रहता था। विक्रमादित्य छठा के बाद भी और भी कई सारे शासक हुए, लेकिन कल्याणी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक हुए आपको सोमेश्वर चौथा। नोट में मेरे ख्याल से हो सकता है सोमेश्वर छठा होगा। सोमेश्वर छठा को काट करके सोमेश्वर चौथा कर लीजिएगा। सोमेश्वर चतुर्थ होगा। समझ गए? इसके बाद जो है आपको बेंगी का चालुक्य है। इसका बहुत ज्यादा महत्व है नहीं। बेंगी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। वही इस राजवंश के सबसे महान शासक विजयादित्य तृतीय और अंतिम शासक जो है आपको विजयादित्य सप्तम। समझ गए? तो ये चीज है। यही आपको राष्ट्रकूट और चालुक्य के विषय में हुआ। इन बातों को आप याद रखिएगा। आइए आप मेरे साथ एक बार याद कीजिए, फिर जो एक आध को पॉइंट नहीं होगा उसको नोट डाउन करवा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सुनिए, कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक तेलप द्वितीय के बाद अगले शासक बने सोमेश्वर और सोमेश्वर प्रथम ने ही अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी को बनाया। तो मान्यखेत से अपनी राजधानी कल्याणी को किसने बनाया? सोमेश्वर। मान्यखेत से हटाकर अपनी राजधानी कल्याणी को किसने बनाया? सोमेश्वर। तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या किसने किया? सोमेश्वर प्रथम। तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या किसने किया? सोमेश्वर। और कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे महान शासक विक्रमादित्य छठा। कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे महान शासक विक्रमादित्य। कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे महान शासक विक्रमादित्य। और बिल्हन और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहता था? विक्रमादित्य छठा। बिल्हन और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहता? विक्रमांक देवचरित के रचयिता विल्हन, मिताक्षरा के रचयिता विज्ञान। तो मिताक्षरा के रचयिता मिताक्षरा विज्ञानेश्वर।
विक्रमांक देव चरित विल्हन, विक्रमांक देव चरित, विक्रमांक देव चरित। एक बार फिर से, कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे महान शासक, विक्रमादित्य, विक्रमांक देव चरित के रचयिता, विक्रमांक देव चरित के रचयिता, मिताक्षरा के लेखक। आगे, कल्याणी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ, सोमेश्वर, सोमेश्वर, कल्याणी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक, कल्याणी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक सोमेश्वर। इसके बाद वेंगी, वेंगी कहां है? आंध्र प्रदेश। वेंगी कहां है? वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। कौन? वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक, वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक, वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक। हाँ, क्या? सबसे महान शासक विजयादित्य तृतीय, सबसे महान शासक विजयादित्य, सबसे महान शासक। अंतिम शासक विजयादित्य सप्तम, अंतिम शासक विजयादित्य, विजयादित्य। वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णु, वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक, वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक, वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक। सबसे महान शासक विजयादित्य, अंतिम शासक विजयादित्य सप्तम, विजयादित्य। क्लियर? एक बार इसको 2 मिनट में फटाक से पढ़ लीजिए, जल्दी। राष्ट्रकूट और चालुक्य दोनों 2 मिनट में पढ़िए, मुंह नहीं देखना है। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग को भी बोल रहे हैं, ये मत समझिए कि आपको नहीं बोल रहे हैं। पढ़िए जल्दी। चलिए गुरुजी लोग पढ़ लिए, पढ़िए पढ़िए, नहीं पढ़े पढ़िए। बतियाना नहीं है, लड़की सब पढ़ना है। मुंह तोड़ देंगे हम बतियाइएगा तो।
पढ़ लिए? जो सुधार करना था कर लिए है ना? हमको नहीं करवाना होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? बोलिए, नहीं ना है? चलिए, इससे आगे क्या है? पाल वंश। आगे एक क्लास में पाल, पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर, ये तीनों, और एक क्लास में राजपूत। ठीक है, राजपूतों की चर्चा तो मध्यकाल में भी होगा। ठीक है, मध्यकाल में भी जगह जगह राजपूतों की चर्चा होगी। 2 क्लास और लगेगा। प्राचीन खत्म, अगले मंडे से, ये खत्म हो या ना हो, अगले मंडे से मध्यकालीन शुरू करेंगे हम। ठीक है, खत्म हो जाएगा। अगले मंडे से मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत होगी आपके बैच में। और प्राचीन का ऑब्जेक्टिव नहीं करवाएंगे, फाउंडेशन बैच में जो करवाएंगे वो वीडियो आपके बैच में अपलोड करवा देंगे। ठीक है, ई करवा देंगे। ठीक है, मटेरियल भी नहीं देंगे अभी, जो है आ रहा है। ठीक है, अभी प्राचीन का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा ऑफिस में। पुराना वाला लिए हैं तो उसमें थोड़ा बहुत गलती है, थोड़ा बहुत गलती है उसमें। ठीक है, हाँ ठीक है, देखेंगे। प्राचीन का ऑब्जेक्टिव हम नहीं करवाएंगे, हम बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। आधुनिक का ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे हम। ठीक है, प्राचीन और मध्यकालीन का ऑब्जेक्टिव उतना ज्यादा जरूरी ना है जी। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। चलिए शांत रहिए। अब इसे आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे, बैठे रहिए। होमवर्क क्या सब था? सबसे पहले अथी दीजिए। तो आपके बैच में फट्टा बहुत दिन से नहीं चला है फट्टा लाइए हो। कहां चला है? कब चला है? चला है? आपके बैच में नहीं चला है, दूसरे बैच में चला है। आपके बैच में नहीं चला है फट्टा लाइए, फट्टा। हाँ दीजिए। कब चला है फट्टा? नहीं चला है? दीजिए, होमवर्क पूछेंगे, दीजिए। हाँ, चोट लगता है, चोट लगता है। दीजिए। सबसे पहले आपको मालूम है ना कि शनिवार को जो टेस्ट होता है उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन याद करके आना है सोमवार को। मालूम है ना? किसको किसको मालूम नहीं है? किसको किसको मालूम नहीं है? अच्छा, तो क्या वो आरती उतारने के लिए देते हैं हम? मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, ये आप जानिए। इंक्वायरी बढ़िया से लेकर काहे ना आते हैं? दीजिए, सबसे पहले होमवर्क दीजिए, ही पूछेंगे। अभिधम पीटक की रचना किस बोध संगीति के दौरान हुई? है? बैठ जाइए। किस मुगल शासक द्वारा अलंकार शास्त्र पर रिसाल ए उसज नामक पुस्तक लिखी? किस मृदा में मृदा संस्तर नहीं पाया जाता? आप लोग शांत रहिए ना। है? आजाद हिंद फौज के झंडे पर किस पशु का चिन्ह? बैठिए, चलिए खड़ा हो जाइए। सिकियांग कांगड़ी पर्वत किस देश में? कहां है? बैठ जाइए, उधर खड़ा होइए। हाँ। तंसा अभयारण्य किस राज्य में? महाराष्ट्र में। बैठ जाइए, उधर खड़ा हो जाइए। नहीं, उसके पीछे बगल वाले। काठी लोक नृत्य किस राज्य का है? काठी।
काठी बांग्ला यात्रा सब पश्चिम बंगाल का है। कहां का है? बैठ जाइए, रेड टोपी खड़ा हो जाइए। वर्तमान समय में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को किस राज्य में अद्यतीकरण करे? असम। व्हाइट टोपी उधर खड़ा हो जाइए, व्हाइट टोपी। हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष। बैठ जाइए ना, जवाब दे दिए तो बैठिए ना। इधर खड़ा हो जाइए, गोरका मुंह। हाँ, व्हाइट टी शर्ट। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? बैठ जाइए। खड़ा हो जाइए। हल्ला मत कीजिए, मार खा लीजिएगा नहीं तो। छोटी आंत का अग्रभाग क्या कहलाता है? हाँ, अमाशय। क्या कहलाता? ग्रहणी ना, ग्रहणी ना। है हल्ला नहीं। हिरण का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन देते हैं, सुनिए। ABCD में मारना है, बोलना ना है। आप लोग नमत मत बोलिएगा। रूस बर्स डवासेली, बर्स इंडिकस, केनीरे, सर्बस एलाइफस। है ये होगा। उल्टा बोल, ऑप्शन याद की है, ऑप्शन उलट के बोले नानी याद आ गया। हाथ हटाइए आप अपना। हल्ला मत कीजिए, पीछे भी जा रहे हैं। खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए। जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, बढ़ता है। बैठ जाइए। चलिए खड़ा हो जाइए। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? कवक विकृति, जल विकृति, शैवाल विकृति, जीवाणु विकृति। कवक विकृति। कवक बोले हैं आप, जीवाणु विकृति। चलिए खड़ा हो जाइए। हाँ, क्या कुछ बोलना है? हाँ, नहीं आते हैं, आगे नहीं दिए थे। हाँ, क्या काहे नहीं पता था? पता रहना चाहिए ना। लीजिए, आप उसी के लिए मार खाइए। पहले पता रहना चाहिए। काहे ऐसे करते हैं? आदमी जैसे कीजिए। खड़ा हो जाइए। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 नवंबर, 14 नवंबर। खड़ा हो जाइए। प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिश्रण है? CO+। खड़ा हो जाइए। आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बैठ जाइए। खड़ा हो जाइए। है हाल ही में जनवरी 2023 में भाजपा मेला कहाँ शुरू हुआ? क्या इंदौर में? सुने हैं आप? हाल ही में जनवरी 2023 में बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ है?
भोपाल कर्नाटक, कर्नाटक खड़ा हो जाइए। चचियाते का है जी, है अजीब हाल है। तिमारा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? नहीं पढ़े हैं तो मुंह सबका ठेका नहीं लिए हैं, लीजिए बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। को प्रदान करता है और उसके 258 को प्रदान करता है। लीजिए 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 ना, लीजिए ना, खड़ा हो जाइए। रत्नागिरी लोहा यस्क उत्पादक क्षेत्र कौन राज्य में? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। खड़ा हो जाइए। आप लोग अभ्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? दंडी ने किया है। किसने किया है? दंडी ने। खड़ा हो जाइए। लोकसभा की जाइए। चलिए चलिए आगे आ जाइए। लीजिए तो इसमें क्या सब था? 1 से लेकर 43 तक ना। आगे है पूरा पूरा करके आइएगा। इसमें एक आध गो एरर है, वो अगले क्लास में हम सुधार भी करवा देंगे। ठीक है, अगले क्लास में पूछ देंगे। आगे क्या है दीजिए। क्या था? यहां तक हो गया है। भूगोल घटना चक्र में 6 नंबर में 1 2 दे दिए थे, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। दक्षिण भारत की नदी, अन्य नदियां, नदियों के किनारे बसे शहर, जलप्रपात और झील। ये पूरा कर लीजिएगा। होमवर्क समझ में आता है ना जी? हाँ तो करके आइएगा, अगले क्लास में पूछेंगे। पूर्वावलोकन भूगोल 6 में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी तन दे दिए थे। उससे आगे है दक्षिण भारत की नदी, अन्य नदियां, नदियों के किनारे स्थित नगर, प्रपात और झीलें। ठीक है, ये है, ये करके आइएगा, अगले क्लास में पूछेंगे। क्या कौन बुक नहीं मिल रहा? पूर्वावलोकन और टेलीग्राम पर दिए हैं, नहीं देखे हैं? टेलीग्राम पर दिया हुआ है। अरे टेलीग्राम पे दिया हुआ है, क्या नौटंकी बतियाते हैं आप लोग? जाकर के उसका फोटोकॉपी निकालिए, पढ़िए। बुक नहीं मिल रहा, ये सब बहाना है, बुक नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। इधर से निकल जाइए सब लोग, इधर से निकलिए। लड़की लोग, लड़का को निकलने दीजिए तब निकलिएगा। फालतू का बीच में आकर के नौटंकी करते हैं आप लोग। लड़की लोग बैठे रहिए, लड़का को निकलने दीजिए तब निकलिएगा। खुश रहिए। लड़का निकलेगा उसके बाद लड़की सब निकलेगी। खुश रहिए। लड़का निकलेगा तब लड़की निकलेगी। खुश रहिए, खुश रहिए। लड़का को निकलने दीजिए पहले। खुश रहिए। कोई लड़की बीच में नहीं आएगी। खुश रहिए। इधर से गेट बंद है ना जी?